ई टिक्की बा कि चोटी बा तोहार? बाल बढ़ल बा। कोई संकल्प लिए हैं क्या? कोई पंडित जी बोले हैं कि एक बार बांध ला, ये मंत्र पढ़ ला, काम हो जाए? चुटिया खोली थी हैं कि अगर महाराज हम चुनाव लड़ जाएंगे तो डिवोर्स भी हो जाएगा। सही जी, बीवी के डर से चुनावा नहीं लड़े। बाकीपुर चुनाव से प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे? लड़ सकते हैं, बिल्कुल लड़ सकते पिछले हैं। बार भी यही हवा बनाए थे प्रशांत जी। अभी अगर आप क्लियर कर दीजिएगा कि हाँ हम ही लड़ेंगे, तो जो लोग नहीं भी देना चाहते हैं कुछ तो कहीं ना कहीं अफेक्ट होंगे कि चलो इस बार प्रशांत लड़ रहा है तो कहीं ना कहीं उसी को वोट दे दे। सर्वदलीय नेता अशोक चौधरी के बारे में बोला था। अब देखिए मंत्री परिषद में उनकी रैंकिंग नीचे लुढ़कते लुढ़कते 10वें नंबर पर पहुंच गए हैं। मंत्री परिषद में जो उनकी रैंकिंग है अशोक चौधरी की, किसी जमाने में नीतीश कुमार के नाक के बाल होते थे, उनके बगल में बैठते थे, दूसरे तीसरे नंबर के मंत्री थे, अभी वो 10वें नंबर पर हैं। मंगल पांडे जी के बारे में बताया, उनका मंत्रिमंडल ही चला गया। यहाँ पर लोग बताते हैं कि उनके लिए स्पेशल शपथ विधि समारोह कराया गया था क्योंकि मंगल पांडे ही बनेंगे मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, वो भी चले गए। 2 लोग बचे हुए हैं, एक सम्राट चौधरी और एक दिलीप जायसवाल। सम्राट चौधरी से तो बड़ा पद किसी को नहीं मिला। तो बस अब उसका अभी उपाय देखिए, थोड़ा आदमी को धीरज रखना चाहिए। कोई आपको कोई बात जब बताता है कि ये होगा तो संभव है कि 1 महीने बाद हो, लेकिन होगा वही। अच्छा, भरत तिवारी इनकाउंटर हुआ है और आप अभी तक गए नहीं, बड़े बड़े लोग जा रहे हैं, और आपको आप क्या कैसे देखते हैं? फेक इनकाउंटर है कि इनकाउंटर सही? पहली बात तो सीधी तौर पे हत्या है। कसाब पर भी ट्रायल चला, उसको गोली नहीं मारी गई। इस देश में सतवंत सिंह पर भी ट्रायल चला, उसने इंदिरा गांधी को गोली मारी थी, फिर भी ट्रायल चला। इस देश में नाथूराम गोडसे का भी ट्रायल चला है, जबकि पूरी दुनिया को मालूम है कि उन्होंने गांधी जी को गोली मारी है। क्यों? क्योंकि रूल ऑफ लॉ है। मरीन ड्राइव से हट के यहाँ आश्रम बनाए हैं, ये भी थोड़ा लग्जरी ही लग रहा है। बिना एसी का है लेकिन लग्जरी तो है। कहना था कि उदय सिंह से आपका ब्रेकअप हो गया है, बात नहीं बन रही है। चुनाव हारने के बाद वो भी कहीं ना कहीं परेशान है और चल गए हैं दिल्ली, तब आपने हार के यहाँ पे आ गए हैं। आपको ये नहीं लग रहा कि आपके जो कैंडिडेट थे वो उनको ज्यादा राजनीति की समझ नहीं थी, पॉपुलैरिटी नहीं था, एक ही चेहरा था जनसुराज में? संभव यही कह रहे कि प्रशांत किशोर डर गए, अगर वो चुनाव लड़ते तो एगो तो सीट आ ही जाता महाराज को। नहीं, आप क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? मैंने पहले भी समझाया। मान लीजिए कि आप पूछिएगा कि श्रीकांत प्रत्युष जी और आप दोनों लोग यहाँ दौड़िएगा 100 मीटर की दौड़ में, तो कौन जीतेगा? मैं कहूँ भाई श्रीकांत जी हमसे ज़्यादा फिट हैं तो ये दौड़ जीत जाएंगे। लेकिन जैसे ही दौड़ शुरू हुई, मैं मोटरसाइकिल पर बैठ के 100 मीटर पहुंच जाऊं और फिर आप कहेंगे देखिए तो प्रशांत जी आपसे पहले आ गए, आपका तो गलत हो गया। बिल्कुल गलत हो गया, लेकिन वो दौड़, वो चुनाव नीतीश कुमार ने मोटरसाइकिल पर बैठ के निकाल लिया। लेकिन आप जिन जिन मंत्रियों के खिलाफ मोर्चा खोले थे वो सारे आज बड़े बड़े मंत्री बन चुके हैं, और आप बोलते भी नहीं ज्यादा। समझौता हो गया है कि डर गए हैं? ये जो दाग हैं ये सर्फ से और एरियल से भी नहीं छूटने वाला है। ये सर्फ लगा लीजिए या एरियल लगा लीजिए, छूटेगा नहीं। आप देख नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं कि असर नहीं है, जितना होना चाहिए था वो नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। आप सबका डिमांड था कि भाई प्रशांत किशोर से बात करिए, उनका इंटरव्यू लीजिए। तो आपको बता दें, चुनाव के बाद आज पकड़ाए हैं प्रशांत किशोर। टाइम नहीं देते हैं, बहुत मुश्किल से टाइम मिला है। कैसे है प्रशांत? बस बढ़िया। मरीन ड्राइव से हट के यहाँ आश्रम बनाए हैं, ये भी थोड़ा लग्जरी ही लग रहा है। बिना एसी का है लेकिन लग्जरी तो है। अब लग्जरी का तो डेफिनेशन क्या है वो आपको पता होगा। साफ सफाई जरूर है, बाकी आप व्यूअर्स को बिहार के लोगों को देखने दीजिए कि लग्जरी है कि नेसेसिटी है। सबसे बड़ी बात है कि जिस विचार को लेकर हम लोग यहाँ आए हैं, उस विचार को मजबूती देने के लिए जो प्रयास करने की ज़रूरत है, उसके लिए ये सफिशिएंट होना चाहिए। जब ये पूरा बन जाएगा तो उसके लिए सफिशिएंट होगा। अच्छा, आश्रम बड़ा महंगा लग रहा है, मरीन ड्राइव से हट के यहाँ आए, कितना खर्चा लगा है प्रशांत जी? नहीं, खर्चा तो इसमें कुछ नहीं लगा होगा क्योंकि ये किराए की ज़मीन है। और कुछ नहीं, जो अमाउंट है वो भी बता दीजिए। नहीं, अब हमको ये अकाउंटेंट तो है नहीं, लेकिन मैंने जो आपको बताया कि जितनी व्यवस्था आप देख रहे हैं, इसमें 80% तो पहले से जो पदयात्रा के दौरान हम लोग के पास चीज़ें थी उसका ही फिर से एक तरीके से रिसाइकिल्ड इस्तेमाल किया गया है। और जो पूरी आश्रम की व्यवस्था है, ये कोई ज़मीन खरीदी हुई नहीं है, ये तो लोगों ने यहाँ लोगों की मदद से किराए पर ली गई ज़मीन है। लेकिन अगले 5 साल हम लोग चाहते हैं कि बिहार में जो हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ी बात रही है कि इस विचारधारा से जुड़े हुए लोगों का प्रशिक्षण, उनका इससे जुड़ाव, लगाव, उसके लिए पटना शहर में इतने लोगों को तो ला के रखा नहीं जा सकता है।
और होटलों में या विवाह भवन में, कन्वेंशन हॉल में जो ट्रेनिंग होती है या रहने की व्यवस्था होती है, उससे यहाँ उसका ऑल्टरनेट यहाँ पर क्रिएट किया जाए, इसीलिए बनाया गया है। लोगों का कहना था कि उदय सिंह से आपका ब्रेकअप हो गया है, बात नहीं बन रही है, चुनाव हारने के बाद वो भी कहीं ना कहीं परेशान है और चल गए हैं दिल्ली, तो अब आपने हार के यहाँ पे आ गए हैं आप। नहीं, उदय सिंह जी कब दिल्ली के बजाय कहीं दूसरे जगह रहते हो? तो शुरू से दिल्ली ही रहते हैं। चुनाव के दौरान 1 महीने के लिए वो यहाँ पर थे। हाँ। और इसीलिए वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका में है कि वो दिल्ली में है। हम लोग बिहार में जो काम कर रहे हैं, बिहार के जो साथी हैं वो बिहार में ही हैं। तो वहाँ से क्यों हटे आप? क्योंकि पहले आपको नवंबर में ही मैंने घोषणा की थी कि मैं आश्रम में शिफ्ट करूंगा। अब आज कोई पहली बार थोड़ी हटे हैं। जब 2022 में मैं आया मई में, उसके बाद मैंने घोषणा की मैं पदयात्रा करूंगा, और जब मैं पदयात्रा करूंगा तो गाड़ी पे बैठूंगा ही नहीं। तो आपको और आपके दर्शकों को शायद याद नहीं है, 2 साल तक तो मैं पटना लौटा ही नहीं हूँ, 2 साल तक। तो उसी तरह अब अगले 5 साल यहाँ रहना है। अरे प्रशांत जी, ई टिक्की बा कि चोटी बा तोहार? बाल बढ़ल बा। अच्छा, मतलब ई टिक्की, उ ब्राह्मण वाला टिक्की नहीं है? नहीं, टिक्की तो ऊपर होता है। मतलब ये चोटी है, वही कंफर्म करना नहीं, है। बाल जो है वो है। तो बाल काहे बढ़ा रहे हैं? हम तो सुने हैं कि चाणक्य वाला पूरा रोल निभा रहे हैं कि जब तक हम सिंहासन पे नहीं बैठेंगे, सरकार नहीं बनाएंगे, तब तक चोटी नहीं खोलेंगे, तब तक तो बड़ा बना लीजिएगा 5 साल तक। वो तो उन्होंने अपनी चुटिया खोली थी। आप चोटी खोलिएगा। बाल से उसका कोई संपर्क नहीं है। बाल बस ऐसे बढ़ा हुआ है तो गर्मी में तो हम लोग खुद लड़की लोग कटवाती है, और यहाँ पे तो आप बोल रहे हैं एसीओ नहीं है, तो बाल काहे बढ़ा रहे हैं? खोलिए राज। साढ़े से ही बढ़ा हुआ है, अब ऐसे ही बढ़ा हुआ है। इसमें क्या संकल्प है कि नहीं? कोई संकल्प लिए हैं क्या? कोई ना। पंडित जी बोले हैं कि एक बार बांध ला, ये मंत्र पढ़ ला, काम हो जाए? अगर पंडित जी के कहने से और मंत्र पढ़ने से काम हो जाता तो फिर जो पंडित जी सलाह दे रहे हैं वो अपने ही मंत्र पढ़ ले कर वहाँ पहुँच जाते। इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। बाल बढ़ा हुआ है तो बढ़ा हुआ है, बस पहले ये बिखरा हुआ था चुनाव के समय में, उसको हमने थोड़ा सा व्यवस्थित कर दिया है। ठीक है प्रशांत जी, नहीं बताएंगे, बलवा कटवा भी सकते हैं गर्मी में महाराज, लेकिन नहीं बताना चाह रहे हैं। बिल्कुल कटा भी सकते हैं, इसमें कोई ऐसी जिस कोई दिन कटाइएगा उस दिन हम मानेंगे कि गर्मी की वजह से आप कर रहे थे। नहीं। गर्मी और जाड़े से कोई मतलब नहीं है। अगर गर्मी की वजह से ही सारे लोग बाल कटाते तब तो आधी जनता, महिला जो है वो सब लोग बाल कटा के। महिलाओं का तो खूबसूरती होता है बाल लंबा करना। हाँ तो भाई नहीं, बहुत महिलाएं भी छोटा बाल रखती हैं। इस आश्रम में कितने लोगों के साथ आप रहते हैं? अभी हमारे साथ करीब यहाँ 50 लोग रहते हैं, लेकिन ये जब पूरा बन जाएगा तो यहाँ पर 500 से 1000 लोगों के रहने और उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था रहेगी। एसी को मिस कर रहे हैं? नहीं, हम फिर आप बात ही नहीं समझ रहे हैं। हम लग्जरी वाले प्रशांत किशोर को जानते हैं। 2022 से लेके 2025 तक, मतलब चुनाव के दौरान भी आपने तो हमको पसीने में लथपथ ही देखा है, गांव में पैदल चलते हुए देखा है, तो उसके मुकाबले तो बिल्कुल लग्जरी है। हम तो इस तरह की व्यवस्था बनाकर गांव-गांव बिहार में चले हैं, 5000 गांव में गए हैं, ऐसे ही टेंट में रहे हैं, सोए हैं। तो आप उसको कई लोगों को ये टेंट भी लग्जरी लगता है, और कई लोगों के लिए बहुत बड़ा संकट भी है कि भाई इतनी गर्मी में कैसे इसमें रहते हैं। महत्व टेंट का, गर्मी का, जाड़े का नहीं है, महत्व पर्पस का है कि किस उद्देश्य से इस काम को किया जा रहा है। जो काम हम लोग पिछले 3-3.5 साल में किए हैं, उसकी एक सामाजिक राजनीतिक जो रूटिंग है, जिसको आप भोजपुरी में समझिए खूंटा में बांधने वाली बात है, उस काम को करने के लिए जिस डेडिकेशन की, जिस व्यवस्था की जरूरत है, उसी का एक परिलक्षित फॉर्म आप आश्रम में देख रहे हैं, ताकि जो लोग जन स्वराज की बात को सुने, इससे जुड़े, वो जुड़कर अपने आप इसमें लीडर बने, इसमें इसके पुरोधा बने, इसके अगुवा बने। उसके लिए जरूरी है कि एक ऐसी व्यवस्था हो ताकि वो आए, जुड़े, प्रशिक्षण पाए, इसलिए ये व्यवस्था बनाई गई है। चुनाव में सबसे ज्यादा मेहनत आपने ही की थी, कहाँ चूक हुई? चूक कहाँ हुई इस पर तो अंतहीन चर्चा हो सकती है। मुख्यतः 3 वजह मैं मानता हूँ। पहले भी मैंने कहा है कि जो रुपए का, पैसे का जो प्रभाव है, सरकारी संसाधन का जो दुरुपयोग कह लीजिए, कि चुनाव के दिन तक 10-10 हज़ार रुपया देकर जो वोट खरीदा गया, इसको लोग साइड नोट बताते हैं। साइड नोट नहीं है, मुख्य स्क्रिप्ट यही है। बिहार जैसे राज्य में एक विधानसभा क्षेत्र में अगर आप 60, 70, 80 करोड़ रुपया बांट दीजिएगा तो निश्चित तौर पर समाज का एक बड़ा वर्ग उससे प्रभावित हुआ। दूसरा एक वर्ग ऐसा था जिसको कि जनस्वराज पसंद है, था, उसको वोट भी करना था, लेकिन जब उसने ये देखा कि जो मास है वो पैसे के चक्कर में एनडीए की ओर जा रहा है, तो वो
इसलिए हम लोग को वोट नहीं किया, क्योंकि उसे लगा कि कहीं हम इनको वोट करेंगे तो ऐसा ना हो कि ये तो नहीं जीतेंगे लेकिन लालू जी का जंगल राज आ जाए। और तीसरा, जो लालू जी के समर्थक हैं, खासकर जो मैं मुस्लिम समाज की बात कर रहा हूँ, उनको ये डर हुआ कि भाई जब जीत तो रहे नहीं है तो इनको वोट देंगे तो कहीं भाजपा न जीत जाए। तो मुख्यतः ये 3 कारण मेरी समझ में जो आया है। पैसे के प्रभाव से जो जन स्वराज का एक जो भीड़ आपको दिख रही थी वो पैसे से प्रभावित हुई। जो यहाँ मध्यम वर्गीय हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, जिनको जन स्वराज विचार के तौर पर, प्रयास के तौर पर जो लोग प्रभावित थे, उनको ऐसा लगा कि कहीं ऐसा नहीं कि इनको हम वोट दें तो संख्या बल हमारी उतनी है नहीं, तो उस चक्कर में लालू जी का जंगल राज वापस आ जाए। और तीसरा वर्ग जो मुसलमानों का है, जो कि ये देख रहा था कि अगर प्रशांत किशोर जीत रहे हो, जन स्वराज जीत रहा हो, तो हम इनको वोट दे देंगे। उनको लगा कि अब ये जीत नहीं रहे, इनको वोट देंगे तो भाजपा वाले आ जाएंगे। इस चक्कर में वोट नहीं पड़ा। आपको ये नहीं लग रहा कि आपके जो कैंडिडेट थे वो उनको ज्यादा राजनीति की समझ नहीं थी, पॉपुलैरिटी नहीं था, एक ही चेहरा था जन स्वराज में? संभव है, वो बातें तो है ही, इंटरनल बातें जो है कि जन स्वराज का संगठन और मजबूत होना चाहिए, जन स्वराज का विचारधारा जो है वो और उसको नीचे उसकी जड़ें और जमनी समाज में ज़रूरी है। हम लोग के अपने कैंडिडेट के सिलेक्शन में देरी हुई होगी, संभव है कि मेरे चुनाव न लड़ने का भी कुछ असर हुआ होगा, ये सारी बातें हैं। लेकिन नेट जो चुनाव का परिणाम आया उसमें सबसे बड़े अगर 3 कारण होंगे तो उसमें मैं यही कहूँगा, 1, 10,000 रुपये देकर जो वोट खरीदा गया उसका प्रभाव, दूसरा लालू जी के जंगल राज का खौफ, और तीसरा मुसलमानों का ये मानना कि हम वोट तभी देंगे जब आप भाजपा को हराते हुए दिखेंगे। तो समाज के जो मतदाताओं का जो बड़ा वर्ग है वो उसमें खिसक गया। उसके बाद जो चीज़ें हैं कि संगठन जितना मजबूत होना चाहिए था वो नहीं था, या प्रत्याशियों का समय पे उनकी घोषणा नहीं हुई थी, उनको शायद उतना समय नहीं मिला जितना कि एक नए दल को, गैर राजनीतिक लोगों को मिलना चाहिए था। मेरा चुनाव नहीं लड़ना वो फैक्टर हो सकता है। तो यही कह रहे कि प्रशांत किशोर डर गए, अगर वो चुनाव लड़ते तो एगो तो सीट आ ही जाता महाराज। देखिए, जो भी प्रशांत किशोर को थोड़ा बहुत भी जानता है, टिप्पणी तो कोई कर सकता है, ना जानने वाला आदमी भी कर सकता है, उसको इतना तो मालूम है कि मैं डरने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, राजनीतिक तौर पर या अदरवाइज मैं डरता किसी से नहीं हूँ। अगर आप डरिएगा तो जिस तरह का प्रयास मैं कर रहा हूँ बिहार में, वो तो कभी आपकी हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। आप एक चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन विद द बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट आज कहा जा सकता है कि अगर चुनाव लड़ते तो शायद कुछ और लोगों में विश्वास बढ़ता, ये एक बात हो सकती है। लेकिन मेरे चुनाव लड़ जाने मात्र से जन स्वराज जीत जाता, ये भी बात नहीं है। कुछ इम्पैक्ट तो पड़ता है। अच्छा, बांकीपुर की बात करते हैं। बांकीपुर वाले चुनाव के लिए आपकी टीम बहुत स्ट्रांग दिख रही है, फिर से मेहनत कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि अगर महाराज हम चुनाव लड़ जाएंगे तो डिवोर्स भी हो जाएगा, सही बात है? डिवोर्स हो जाएगा मतलब? आपका बयान वायरल हो रहा है, बोल रहे हैं कि अगर हम ही लड़ जाएंगे तो अभी तो खाली डिवोर्स भी हो जाएगा। वो तो कार्यकर्ताओं से ऐसे बातचीत करने का एक कैजुअल तरीका है। डिवोर्स वाला बात नहीं ना है सच? लोग परेशान हो गए थे, इसीलिए शायद प्रशांत जी बीबी के डर से चुनाव नहीं लड़े। 3-4 साल से जो प्रयास हम यहाँ कर रहे हैं, नेचुरली उसमें परिवार की एक बहुत बड़ी भूमिका है, उनका सेक्रीफाइस है। क्योंकि मैं घर परिवार छोड़कर अगर यहाँ रह रहा हूँ तो मेरी सफरिंग जो है वो तो आपको दिख रही है, या मेरा प्रयास आपको दिख रहा है, लेकिन ये प्रयास चलता रहे इसके लिए बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन है, उनका सेक्रीफाइस है, उसमें परिवार भी है। उसी नज़रिए से मैंने कहा कि भाई जो काम कर रहे हैं इससे और काम ले लें और चुनाव लड़ने का भी जिम्मा ले लें, तो परिवार को जो अगर 1-2 दिन समय दे पा रहे हैं वो भी नहीं दे पाएंगे। बांकीपुर चुनाव से प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे? लड़ सकते हैं, बिल्कुल लड़ सकते पिछले हैं। बार भी यही हवा बनाए थे प्रशांत जी। अभी अगर आप क्लियर कर दीजिएगा कि हाँ हम ही लड़ेंगे, तो जो लोग नहीं भी देना चाहते हैं कुछ तो कहीं ना कहीं अफेक्ट होंगे कि चलो इस बार प्रशांत लड़ रहा है तो कहीं ना कहीं उसी को वोट दे दे। वो तो आप जनता, फिर आप हवा बना रहे हैं। वो तो आप जनता को निर्णय लेने दीजिए। हमने ये कहा है कि बांकीपुर में 40-45 साल का जो भाजपा का किला है उसको जन स्वराज तोड़ेगा। उसको तोड़ने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो किया जाएगा। अगर उसके लिए मुझे खुद लड़ना पड़ेगा तो लड़ा जाएगा। दूसरी बात कि ये बिहार में भाजपा के मुख्यमंत्री के बाद पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री बना है और ये पहला उपचुनाव होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने पर भी रेफरेंडम होगा, क्योंकि बांकीपुर के जो मतदाता हैं वो बिहार के सबसे प्रबुद्ध और समृद्ध मतदाता है। उनको ये तय करना है कि क्या सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री के तौर पर वो स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं। और अगर उन्होंने सम्राट चौधरी के चाल चरित्र चेहरा का आकलन करने के बाद, उनके कामकाज करने के तरीके का आकलन करने के बाद फिर से जाकर भाजपा को वोट दिया,
तो कहीं ना कहीं ये मान लेना चाहिए कि बिहार की जनता को सम्राट चौधरी स्वीकार्य है। और अगर भाजपा बांकीपुर में हारती है तो ये सीधा मतलब ये होगा कि नीतीश जी के जाने के बाद जो भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री बनाया है उसको बिहार की जनता स्वीकार नहीं करती है, क्योंकि चुनाव सम्राट चौधरी के नाम पर नहीं लड़ा गया था, चुनाव नीतीश जी के चेहरे पर लड़ा गया था। तो ये मैं समझता हूं कि एक राजनीतिक रेफरेंडम होगा भाजपा के मुख्यमंत्री के तौर पर, सम्राट चौधरी के व्यक्तित्व के तौर पर, और नीतीश जी के जाने के बाद क्या भाजपा में ये ताकत है कि वो अपने दम पर अपना सबसे मजबूत किला भी बचा पाएंगे कि नहीं। और इन सब से ऊपर उस व्यक्ति का सीट जो कि आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो प्रशांत किशोर और जनसुराज से ज्यादा भाजपा का गला इसमें फंसा हुआ है, क्योंकि अगर आप हारे तो आपका भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट हारेगा, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हारेंगे। अगर आप हारे तो आपका पहला मुख्यमंत्री और उसका मुख्यमंत्री के काल का रेफरेंडम माना जाएगा। और भाजपा को बिहार की जनता नेतृत्व में स्वीकार करती है कि नहीं, उस पर सीधा सीधा जनता का सर्वेक्षण, जनता का मत देखा जाएगा। नहीं, मानना पड़ेगा, मतलब जो लोग बीजेपी का गढ़ समझ के बीजेपी को वोट देता, आप उसका पूरा एंगल ही डाल दिए सम्राट चौधरी के चेहरे पे। अरे भाई, तो नेतृत्व तो सम्राट चौधरी का है। नितिन नवीन बोल रहे हैं। यही बात जाकर मैं बिहार में कह भी रहा हूँ बांकीपुर में कि 30 बरस 35 बरस से जिस नितिन नवीन जी को आपने वोट दिया, बांकीपुर की आधी से ज्यादा बांकीपुर की दशा बिहार के किसी गांव या दिल्ली, बॉम्बे या बड़े शहरों के स्लम से भी बदतर है। आप सलीमपुर आहारा चलिए, आप मीठापुर चलिए, आप लोहानीपुर चलिए, देखिए कि वहाँ लोग किस दुर्दशा में जी रहे हैं। और ये इसके बावजूद यहाँ पे वो व्यक्ति 30-35 साल से जीतते रहे, सिर्फ विधायक नहीं रहे, शहरी विकास मंत्री भी रहे। और शहरी विकास मंत्री होने के बावजूद उन्होंने अपने क्षेत्र का भी बेसिक ध्यान नहीं रखा है। यहाँ अभी बरसात होगी तो आप देखिएगा कि नाले और सड़क और घरों का जो अंतर है वो मिट जाएगा। तो अब उनके पास, और अभी तक लोग वोट इसलिए देते रहे कि वही लास्ट आती है, उनको लोगों को डराया जाता है कि अरे भाई भाजपा को नहीं दोगे तो लालू जी का राज आ जाएगा। तो इस बार जनता के पास ये अवसर है कि भाई उनके पास एक विकल्प होगा, और अगर जनता इसके बावजूद उनको वोट देती है तो हम लोग मान लेंगे कि भाई उनको स्वीकार है कि भाई इसी दशा में रहेंगे लेकिन भाजपा को ही जिताएंगे। फिर आप छोड़ दीजिएगा ना, फिर 5 साल कहाँ बैठिएगा जब आप देख ही लीजिए कि बांकीपुर सीट में भी उन्हीं को मिल रहा है। छोड़ने और पकड़ने की बात तो परिणाम के बाद तय होगा, लेकिन ये निश्चित जानिए कि अगर बांकीपुर में वो हारते हैं तो सम्राट चौधरी को सोचना है, भाजपा को सोचना है, भाजपा के नेतृत्व को सोचना है कि सम्राट चौधरी को रखना है कि हटाना है। प्रशांत जी, अभी आप कहे कि नीतीश कुमार के चेहरे पे वोट मिला, आप ही थे जिन्होंने कहा था कि 25 से ज्यादा सीटें नहीं ला पाएंगे नीतीश कुमार, लाएंगे तो हम राजनीति से अलविदा कह देंगे। अच्छा, तो राजनीति कौन छोड़ा? नीतीश कुमार है मुख्यमंत्री? आप कहें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं? नहीं। तो हमने यही कहा था 25 सीट बढ़ के 80 क्यों हो गया? क्योंकि आपके हमारे बिहार की जनता के पैसे से नीतीश कुमार ने वोट खरीदा। अगर वो वोट खरीदे नहीं होते तो 25 सीट नहीं आता। और ये इसका प्रमाण है, क्योंकि नीतीश बाबू को भी ये मालूम है कि अगर केंद्र सरकार की मदद नहीं होती, इलेक्शन कमीशन मिला नहीं होता, पैसे नहीं बांटे गए होते, तो 25 तो बहुत बड़ा नंबर है। नीतीश जी का सिरे से सफाया था। और नहीं तो 202 विधायकों के समर्थन वाले नेता को राज्यसभा में आप जाते हुए देखे हैं कभी? अरे भाई, 202 विधायकों का जिसका समर्थन रहेगा वो तो हर दूसरे साल 4, 5, 10 राज्यसभा दूसरे को बनाएगा, वो खुद क्यों छोड़ कर जाएंगे? ये दिखाता है कि जो बात मैंने कही वो बिल्कुल सही थी। ये उनकी पॉपुलैरिटी को नहीं दिखाता है। अब आप कहेंगे भाई 25 तो उनको नहीं, आप क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? मैंने पहले भी समझाया। मान लीजिए कि आप पूछिएगा कि श्रीकांत प्रत्युष जी और आप दोनों लोग यहाँ दौड़िएगा 100 मीटर की दौड़ में, तो कौन जीतेगा? मैं कहूँ भाई श्रीकांत जी हमसे ज़्यादा फिट हैं तो ये दौड़ जीत जाएंगे। लेकिन जैसे ही दौड़ शुरू हुई, मैं मोटरसाइकिल पर बैठ के 100 मीटर पहुंच जाऊं और फिर आप कहेंगे देखिए तो प्रशांत जी आपसे पहले आ गए, आपका तो गलत हो गया। बिल्कुल गलत हो गया। लेकिन वो दौड़, वो चुनाव नीतीश कुमार ने मोटरसाइकिल पर बैठ के निकाल लिया। वो दौड़े नहीं, उन्होंने ईमानदारी से चुनाव नहीं लड़ा। और उसका परिणाम क्या हुआ? 3 महीना के अंदर अंदर कुर्सी छूट गई। आज जब नीतीश कुमार गांधी मैदान में आए तो अमित शाह नहीं खड़े हुए कुर्सी से, नीतीश कुमार उनको प्रणाम कर रहे थे, क्योंकि इस परिणाम को लाने में इलेक्शन कमीशन की मदद लगी थी, जिसका भाग्य विधाता आज के तारीख में अमित शाह जी हैं। जो 30,000 करोड़ रुपया वो बांट पाए, वो केंद्र की मदद के बगैर नहीं बांट पाते। इसीलिए
उन्होंने, अब अमित शाह की मर्जी है कि यहाँ पर सम्राट चौधरी बनेंगे तो सम्राट चौधरी बन गए। बिहार की जनता ने तो सम्राट चौधरी के नाम पर चुनाव लड़ा नहीं, वोट नहीं दिया था। लेकिन आप जिन जिन मंत्रियों के खिलाफ मोर्चा खोले थे वो सारे आज बड़े बड़े मंत्री बन चुके हैं और आप बोलते भी नहीं ज्यादा, समझौता हो गया है कि डर गए हैं? अरे आप जिन पर बोला उसमें से आधों का क्रियाकर्म हो गया, राजनीतिक क्रियाकर्म। मैंने नीतीश जी के बारे में बोला, नीतीश जी के बारे में आप इतना ओपनली नहीं बोले। हम नाम गिनवाते प्रशांत जी। अभी हम अपने से नाम बता रहे हैं आपको। नीतीश जी, अभी तो आपने नीतीश जी से सवाल शुरू किया। मैंने कहा था कि नीतीश कुमार जी की राजनीति का ये अंतिम दौर चल रहा है, ये मुख्यमंत्री नवंबर के बाद नहीं रहेंगे। और मैंने साथ में ये भी कहा था कि इनको 25 एमएलए नहीं आएंगे। एमएलए कैसे आए वो मैंने बता दिया, लेकिन बाकी जो दोनों बातें मैंने कही थी वो सच साबित हो गई। नीतीश कुमार नहीं है मुख्यमंत्री, कैरियर खत्म, राजनीति खत्म, एक अन्य मार्ग भी छूट गया, ये भी मैंने कहा था। दूसरा, मैंने सर्वदलीय नेता अशोक चौधरी के बारे में बोला था। अब देखिए मंत्री परिषद में उनकी रैंकिंग नीचे लुढ़कते लुढ़कते 10वें नंबर पर पहुंच गए हैं। मंत्री परिषद में जो उनकी रैंकिंग है अशोक चौधरी की, किसी जमाने में नीतीश कुमार के नाक के बाल होते थे, उनके बगल में बैठते थे, दूसरे तीसरे नंबर के मंत्री थे, अभी वो 10वें नंबर पर हैं। मंगल पांडे जी के बारे में बताया, उनका मंत्रिमंडल ही चला गया। यहाँ पर लोग बताते हैं कि उनके लिए स्पेशल शपथ विधि समारोह कराया गया था क्योंकि मंगल पांडे ही बनेंगे मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, वो भी चले गए। 2 लोग बचे हुए हैं, एक सम्राट चौधरी और एक दिलीप जायसवाल। सम्राट चौधरी से तो बड़ा पद किसी को नहीं मिला। तो बस अब उसका अभी उपाय देखिए, थोड़ा आदमी को धीरज रखना चाहिए। कोई आपको कोई बात जब बताता है कि ये होगा तो संभव है कि 1 महीने बाद हो, लेकिन होगा वही। सम्राट चौधरी की जो हालत है ये बहुत लंबे समय तक बिहार में टिकने वाले नहीं है मुख्यमंत्री के पद पर। आप देखते जाइए और बांकीपुर का चुनाव और उसकी हार, उसकी शुरुआत होगी। आप देख रहे हैं बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है। आप देख रहे हैं कि जितना मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ने 5 वर्ष में पब्लिकली गलती नहीं की होगी, उतनी उससे ज़्यादा गलती इन्होंने आज पिछले 3-4 महीने में कर दी। कभी हरे गमछे की बात कर दी, कभी जाति देखकर गोली मारने की बात कर दी, कभी फिजिक्स यूनिवर्सिटी बनाने का शगुफा छोड़ दिया, कभी महात्मा गांधी का नाम गलत बता दिया, कभी कर्पूरी जी का नाम गलत बता दिया, कभी अपने ही मंत्रिपरिषद के लोगों के साथ बदतमीजी कर दी। तो ये तो हर दिन हो रहा है और अभी राजनीतिक हनीमून पीरियड जो होता है वो भी पूरा नहीं हुआ है। अभी आप देखते जाइए, आप लोग बहुत ज़्यादा क्या ब्रेकिंग न्यूज वाले ज़माने में चल रहे हैं। जो बोले हैं वही होगा। मैंने बोला था नीतीश कुमार नहीं रहेंगे। नीतीश कुमार 20 वर्ष की उनकी राजनीतिक पारी का खात्मा हो गया, चाहे 82 उनके विधायक आए हों। मैंने कहा था जिन मंत्रियों के खिलाफ, उनमें 2 सबसे शक्तिशाली मंत्री आज से 2 वर्ष पहले मंगल पांडे भाजपा के बड़े लीडर थे कि सम्राट चौधरी बड़े लीडर थे? मंगल पांडे थे। आज कहाँ है मंगल पांडे? जदयू में अशोक चौधरी का कद बढ़ा है कि कम हुआ है? बिल्कुल, हमारे घोषणा करने के बाद, हमारे कहने के बाद कद कम हुआ है। और सम्राट चौधरी पर भी मैं आपको बता रहा हूँ, भले वो मुख्यमंत्री बन गए हैं किसी के ऊपर के ब्लेसिंग से, लेकिन उनके छवि, उनका जो चाल चरित्र चेहरा है, उसके बारे में जितनी चर्चा बिहार में आज हो रही है, उसका मूल आधार क्या है? जो प्रशांत किशोर ने बताया कि ये आदमी 7वीं फेल है। उससे पहले तो ये चर्चा नहीं होती थी। हमने ये बताया कि ये 10वीं पास नहीं है, इन्होंने फर्जी डिग्री लगाया है। हमने ये बताया कि ये जो पीएफसी कोर्स करने का दावा कर रहे हैं वो भी झूठा है। ये पीएफसी कोर्स भी नहीं किए हैं, ये पीएफसी कोर्स भी नहीं किए हैं। कोर्स तो अंग्रेजी और तमिल में होता है। ये तो पीएफसी कोर्स में, करस्पॉन्डेंस कोर्स में एडमिशन लिए होंगे, वो कोर्स नहीं किए हैं और आज तक पीएफसी का कोर्स का सर्टिफिकेट भी नहीं दिखा पाए हैं। हमने ये बताया कि इन्होंने 7 हत्या के जुर्म में ये अभियुक्त थे और जेल में थे। आज तक उसको उन्होंने डिनाई नहीं किया है। ये कहा कि हमको किसी ने फंसा दिया, लेकिन डिनाई तो नहीं की है। हमने ये कहा कि भैया शिल्पी गौतम रेप और हत्याकांड में अब इनको क्लियर करना चाहिए कि जो राकेश कुमार का सैंपल गया था डीएनए टेस्ट के तौर पे, क्या आप वही राकेश कुमार हैं कि नहीं है? ये डंके की चोट पर कहा है और भले मुख्यमंत्री वो बन गए हों, घर घर इसकी चर्चा हो रही है, उससे वो निपट नहीं पाएंगे। अशोक चौधरी बोल रहे हैं कि जो प्रशांत किशोर, ये जो दाग हैं, ये सर्फ से और एरियल से भी नहीं छूटने वाला है। ये सर्फ लगा लीजिए या एरियल लगा लीजिए, छूटेगा नहीं। ये चिपक गया है। आप मुख्यमंत्री रह सकते हैं लेकिन ये दाग से जान नहीं छूटेगा। अच्छा प्रशांत जी, आप बोले थे कि अगर 1 सीट आप एनडीए को नहीं देते हैं तो उससे एनडीए का कोई नुकसान नहीं होगा। अशोक चौधरी ने बोला कि वो 1 सीट ला के भी क्या कर लेंगे। अब भाई अशोक चौधरी जी अपना देखें, और अशोक चौधरी जी पर जितना जो बोलना था वो बोल दिया। अब
गिरे हुए व्यक्ति पर मैं वार नहीं करता हूँ। जो आदमी खुद गिर गया, खुद ही घायल है, अब क्यों अशोक चौधरी से हम उलझे? अब तो बिहार के बड़े राजनीतिक बादशाह सम्राट जी हैं, तो लड़ाई उनसे है। मैं लड़ना उनसे पसंद करता हूं जिनकी ताकत है, जिनकी कोई ताकत ही नहीं है, उन पर क्या बोले। आप जाइए ना जरा दिलीप जायसवाल से जरा पूछिए तो हम पे बोलेंगे। अभी वो तो मंत्री हैं, हम तो कुछ भी नहीं, हम तो मुखिया भी नहीं है। जरा जाके आप दिलीप जायसवाल से लीजिए तो बयान तो आप बजा ही देते हैं बात से ही। आप जरा उनसे बोलिए भाई, आप अशोक चौधरी से पूछिए कि आप तो इनको 200 करोड़ का मानहानि नोटिस भेजे थे, क्या हुआ मानहानि हम नोटिस? पूछे उनसे तो वो बोले कि केस चल रहा है, हमने कोर्ट में दिया हुआ है, अब कौन इस पे जाके मीडिया ट्रायल करे? आप बताइए भाई। उन्होंने तो आपके मंच से कहा कि हम इनको सबक सिखा देंगे, इनको सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाएंगे। हम तो प्रशांत किशोर तो यहीं बैठे हुए हैं, बिल्कुल खुले में खेत में सरे में रह रहे हैं। दिलीप जायसवाल भाई, हमने उनको कहा, उस बात को आज तक उन्होंने उस पर कोई जवाब दिया हो तो बताइए। और भाजपा का अध्यक्ष का कुर्सी तो चला ही गया, आप देख नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं कि असर नहीं है, जितना होना चाहिए था वो नहीं है। पब्लिक ने जितने बुरी तरीके से इनको हराना चाहिए था वो नहीं हराया है। एक सम्राट चौधरी बचे हुए हैं, लेकिन उनका भी चाल चरित्र चेहरा घर घर चर्चा का विषय बना हुआ है। अगर मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया होता तो सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री के तौर पे जो रुतबा होता और आज जो रुतबा है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। नहीं, बिल्कुल। अच्छा, भरत तिवारी इनकाउंटर हुआ है और आप अभी तक गए नहीं, बड़े बड़े लोग जा रहे हैं, और आप क्या कैसे देखते हैं, फेक इनकाउंटर है कि ये इनकाउंटर सही? पहली बात तो सीधी तौर पे हत्या है। दूसरी बात, मैं साउंड बाइट, मीडिया बाइट और चेहरे चमकाने वाली राजनीति करता नहीं हूँ। दल की ओर से सब लोग गए हैं। पूरे बिहार में अगर उस घटना के बाद कोई दल प्रोटेस्ट कर रहा है ऑर्गेनाइज तरीके से तो जनसुराज है। और उस परिवार को मदद की नज़रिए से जो बात हो रही है वो हम लोग कर रहे हैं। जाकर वहाँ किसी को 10,000 रुपये दे देना, मीडिया बाइट दे देना, ये कोई नहीं, ये तो लोग देखते देखते आज ही जा गए हैं। तो उस परिवार और वो परिवार से मिलने सब जा रहे हैं। वो परिवार के लोग मिलने हमसे आए थे कल यहीं पर आश्रम में, क्योंकि उनको भी भरोसा है कि जब ये 10 दिन 15 दिन का चकाचौंध और मीडिया का कवरेज बंद हो जाएगा तो कोई नेता नहीं दिखेगा। कल परिवार वाले बता रहे थे कि जो नेता 2 दिन पहले जाकर बड़ी बड़ी घोषणा करके आए हैं अब उनका फोन भी नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि उनका काम हो गया, वो गए मीडिया बाइट दिए। हम लोग उस परिवार के साथ खड़े रहेंगे, जब तक उनको न्याय न मिले तब तक उनकी लड़ाई लड़ेंगे। और सबसे बढ़कर परिवार को जो भी मदद होगी, जिस तरह की भी मदद की जरूरत होगी, वो जनसुराज से, प्रशांत किशोर से हम वो मदद करेंगे। लेकिन किसी को मदद करना इसका मतलब ये नहीं कि हम उसका ढिंढोरा पीटे। हम मदद करेंगे, ये उनको भी मालूम है, उस परिवार को भी मालूम है कि जब बिहार में कोई नहीं पूछेगा तो हम लोग पूछेंगे। अब आ जाइए मुद्दे की बात। लोग जो जा रहे हैं, किसी ने आपको बताया कि अभी तक उस घटना में FIR भी नहीं हुआ है। बिल्कुल पता है। जो लोग सस्पेंड हुए हैं वो उनका इनकाउंटर से कोई लेना देना ही नहीं है। जिस मजिस्ट्रेट ने इनकाउंटर का आदेश दिया, क्या उस मजिस्ट्रेट पे कोई कार्रवाई हुई? जो STF का इंचार्ज वहाँ STF को भेजा, क्या उस पर कोई कार्रवाई हुई? SP से आप बात करने की कोशिश की, STF को क्यों बुलाया गया, किस आदेश पे बुलाया गया, क्या उस व्यक्ति पर कोई कार्रवाई हुई? क्या वहाँ के DSP SP का तबादला भी हुआ? क्या बिहार सरकार का कोई मंत्री वहाँ गया, आधिकारिक तौर पर उन्होंने कोई बात कही? एक जो घोषणा सरकार ने की है कि हम रिटायर्ड जज से जांच कराएंगे, तो पहला तो यही गलत है। रिटायर्ड जज से क्यों कराओगे भैया, सिटिंग जज से कराइए। दूसरा, अगर आप सेवानिवृत्त जज से भी करा रहे हैं तो अभी तक तो सरकार ने उसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी नहीं जारी किया है कि जो रिटायर, जो ये मुख्य मुद्दा है, आप उठाइए इस बात को कि जो जज न्यायिक जांच की बात है, तो न्यायिक जज के जांच का दायरा क्या होगा? क्या गृह मंत्री की भूमिका भी उस दायरे का हिस्सा होगी? क्योंकि गृह मंत्री ने कैमरे पर बयान दिया है कि जाति पूछकर गोली मारो, तो क्या ये मुद्दा भी उस जांच का हिस्सा होगा कि उस बयान का असर पुलिस के मनोबल पे या पुलिस के कार्यशैली पर पड़ा है कि नहीं पड़ा है? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आज जो भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, ये गृह मंत्री थे, गृह राज्य मंत्री गुजरात में। वहाँ फेक इनकाउंटर के केस में उनको जेल हुई थी, उन पर ट्रायल चला था। तो यहाँ पर तो गृह मंत्री सम्राट चौधरी हैं। तो ये तो कोई पूछ ही नहीं रहा है कि भाई ये जो जांच होगा तो जांच क्या कांस्टेबल के कार्यशैली पर होगा, SP के कार्यविधि पर होगा, कि जो राज्य सरकार ने गैर कानूनी हत्या को एक तरीके से इंस्टीट्यूशनलाइज करने को लेकर जो रोज गृह मंत्री बयान दे रहे हैं, कल भी दिया है,
कि ये होता रहेगा, ये सम्राट का राज है, ये कानून का राज नहीं है, ये सम्राट का राज है, यहाँ अपराधियों को गोली मारा जाएगा। तो कौन तय करेगा कि अपराधियों को गोली मारा जाए? लेकिन ये तय कौन करेगा कि अपराधी कौन है? हम तो ये कह रहे हैं कि सबसे बड़े अपराधी आप हैं। भाई 7 हत्या का अभियुक्त अगर अपराधी नहीं है तो कोई छोटा मोटा अपराधी को आप किस अपराधी को हटाने की बात कर रहे हैं? तो ये तय करना कि अब ये बात तो ठीक है कि अपराधियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कौन अपराधी है ये तय करने की जिम्मेवारी संवैधानिक तौर पर सम्राट चौधरी को नहीं है, उनके मंत्रियों को और एमएलए को नहीं है, पुलिस को नहीं है। वो अधिकार संविधान ने न्यायालय को दिया है। इस देश में कसाब पर भी ट्रायल चला, उसको गोली नहीं मारी गई। इस देश में सतवंत सिंह पर भी ट्रायल चला, उसने इंदिरा गांधी को गोली मारी थी, फिर भी ट्रायल चला। इस देश में नाथूराम गोडसे का भी ट्रायल चला है, जबकि पूरी दुनिया को मालूम है कि उन्होंने गांधी जी को गोली मारी है। क्यों? क्योंकि रूल ऑफ लॉ है। ये सम्राट चौधरी का राज नहीं है, ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में संविधान के अनुसार से व्यवस्था चलती है। आप किसी दिन यादवों को मार रहे हैं, किसी दिन हरे गमछे वाले को मार रहे हैं, किसी दिन जाति पूछकर मार रहे हैं, किसी दिन धर्म पूछकर मार रहे हैं, किसी दिन किसी गरीब के झोपड़े पर बुलडोजर चला रहे हैं। क्या ये आपके पिताजी का राज है? लोगों ने वोट दिया है, पहले तो आप उस वोट के लायक नहीं हैं, पिछले दरवाजे से कुर्सी पर बैठे हैं, और उसके बाद आप बिहेव ऐसे कर रहे हैं कि एक नए कोई सम्राट अशोक पैदा हो गए। तो ये स्वीकार करने वाली जनता नहीं है, और हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। बिल्कुल डंके की चोट पर कह रहे हैं, अगर दम है तो जो न्यायिक आयोग इन्होंने बनाया है, न्यायिक जांच का आदेश दिया है, उसमें गृह मंत्री का, एसटीएफ के चीफ का, डीजीपी का, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का, उनकी भूमिका पर भी की जांच होनी चाहिए। और अगर वो जांच नहीं होता है तो वहाँ पर गोली का मतलब बंदूक के ट्रिगर को किसने दबाया, उसका क्या मतलब है भाई? कांस्टेबल ने तो किसी का आदेश का पालन किया। आदेश किसने दिया? ये नीति किसने बनाई? ये इस तरह का पुलिसिया राज्य बिहार को बनाने का अधिकार किसने दिया? उसकी जांच होनी चाहिए। प्रशांत जी, आप हमेशा घोटाले के ऊपर कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे हैं, मीडिया ट्रायल करते रहे हैं, और आपको पता है कि पीएचडी विभाग में बड़ा बड़ा घोटाला हो रहा है। ऐसा है, सम्राट चौधरी जी अभी मुख्यमंत्री बने, जब ये घोटाला हो रहा था, सो कॉल्ड टेंडर को जोड़कर बड़ा टेंडर बनाकर बाहर के लोगों को दिया जा रहा था, तो सम्राट चौधरी कहाँ थे? वृंदावन में थे। वो तो खुद ही यहाँ पर डिप्टी सीएम थे। उस समय क्यों नहीं बोला? मंत्रिपरिषद में क्यों नहीं बोले? अभी कह रहे हैं, देखिए इन लोग का हालत, कह रहे हैं हम अपराध मुक्त बिहार बनाएंगे। तो क्या अभी तक बिहार ये अपराध युक्त था? क्या जदयू के लोग ये मानेंगे कि नीतीश का 20 साल के राज में अपराधियों का खात्मा नहीं हुआ, जो सम्राट चौधरी को आके करना है? ये जदयू का नेता कोई मानेगा? जरा संजय झा से, लल्लन सिंह से, अशोक चौधरी से जरा पूछिए कि अगर अपराधियों को, बिहार को अपराध मुक्त बनाने का ठेका, जिम्मा सम्राट चौधरी का है, तो 20 वर्ष से जिस अपराध को कंट्रोल करने के नाम पर नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहा जा रहा था, वो क्या आप लोग झूठ बोल रहे थे? ये तो अपने ही जाल में फंसे जा रहे हैं। अरे भाई, आप ये कह रहे हैं कि बिहार से अपराधियों का खात्मा कर देंगे, तो कल तक जो सरकार चल रही थी, जिसमें ये गृह मंत्री थे, जिसमें भाजपाई भी शामिल थे, और जिसमें सो कॉल्ड बड़े सुशासन बाबू नीतीश कुमार जिसके चेहरा थे, तो क्या उस समय अपराधियों का बोलबाला था? क्या अपराधी बिहार को चला रहे थे? और अगर नहीं चला रहे थे तो फिर आप किन अपराधियों को मार रहे हैं आज? और अगर आज अपराधियों को मार रहे हैं, आप ऐसा मानते हैं कि अपराधियों का बोलबाला है, तो ये मानिए कि नीतीश कुमार के राज में अपराधी खत्म नहीं हुए, अपराध खत्म नहीं हुआ। ये बताइए, जरा पूछिए तो जदयू वालों से, जो नीतीश कुमार के परिश्रम के, उनके पुरुषार्थ के नाम पर जो लोग आज राज कर रहे हैं, ये संजय झा, लल्लन सिंह, जरा इनसे पूछिए तो सही। इशू पे भी तो आप कहाँ कुछ बोल रहे हैं? इतना बड़ा बड़ा घोटाला आईएएस पकड़ा रहे हैं। मेरा मानना है कि आप सिम्टम का इलाज मत कीजिए। आपको बुखार आ रहा है तो आप पैरासीटामोल भी खा सकते हैं, और लेकिन जो समझदार व्यक्ति है वो देखेगा कि बुखार क्यों आ रहा है, अंडरलाइंग कॉज क्या है। अगर आपके शरीर में इन्फेक्शन है तो बुखार आएगा ही आएगा, कितना भी पैरासीटामोल खा लीजिए। ऋषु श्री जैसे लोग, ऐसे दलाल, ऐसे माफिया, ऐसे ठग इसलिए समाज में फ्लरिश कर रहे हैं क्योंकि ऊपर बैठे जो आका हैं, और आका आईएएस अफसर नहीं है, उनके ऊपर जो राजनीतिक उनके जो मालिक बैठे हुए हैं, ये लोग उनके लिए काम कर रहे हैं। किसी आईएएस अफसर को वो लोग कह रहे हैं बड़ा आईएएस अफसर नाम लोग ले रहे हैं, तो भाई बड़ा
बड़ा आईएएस अफसर को बड़ा किसने बनाया? आप उस बड़े नेता को पकड़िए ना भाई। ऋषि श्री पर क्यों भन फोड़ रहे हैं? ऋषि श्री को जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया वो आईएएस अफसर को आप पकड़ रहे हैं, लेकिन उस आईएएस अफसर को जिसने ये अधिकार दिया कि तुम ये करो और फिर भी पद पे बने रहो, उस मंत्री का क्या, उस नेता का क्या? पकड़ना उसको है। तो आप लोग ये भ्रम फैला रहे हैं। ऋषि श्री को पकड़ के आज ऋषि श्री को पकड़ के आप जेल में डाल दीजिए, कोई कल दूसरा ऋषि श्री खड़ा हो जाएगा। वो तो कंड्यूट है, उसको आप लोग क्यों बड़ा बना रहे हैं? तो आप आवाज उठाइए। अरे वो तो कंड्यूट है। चारा घोटाला में लालू जी को पकड़ा गया, जो ट्रेजरी से पैसा लेकर गया, जो मोटरसाइकिल में पैसा लेकर भागा, उसको पकड़ने से क्या फायदा है? उसको पकड़ा जाएगा। लेकिन ये देखना है कि ऋषुश्री जैसे दलाल, ऐसे भ्रष्ट, ऐसे गिरे हुए लोग जनता का पैसा क्यों लूट पाए, कैसे लूट पाए? क्योंकि नीतीश कुमार और उस समय की सरकार चलाने वाले लोग, उन्होंने कहीं ना कहीं उस व्यवस्था को सपोर्ट किया या उन लोगों को सपोर्ट किया जो उस व्यवस्था को बना और चला रहे थे। एक बार आश्रम घुमा दीजिएगा प्रशांत जी। अब घूम लीजिए, बिल्कुल खुला है, कहीं कोई रोक तो है नहीं। ऐसे कैसे कहाँ घूम लेंगे हम? अरे घुमा ही दीजिए। घूमिएगा तो पत्रकार के तौर पर सही आकलन कर पाइएगा, नहीं तो लोग आप कहाँ रह रहे हैं वो दिखा नहीं, दीजिए। ये बस यही रहते हैं। कहाँ पे आपका? यही आप बस यही सामने, ये मेरा कमरा है सामने, बस घुमाइए। एसी के बिना रह पा रहे हैं ना? बिल्कुल रह रहे हैं। अच्छा चलिए हम अपना माइक देते हैं। आप बात नहीं समझ रहे हैं। आप तो ऐसे बता रहे हैं जैसे मैं आज बिहार में पहली बार आया हूँ। नहीं पहली बार नहीं। पूरे बिहार ने, देश ने देखा है 3 बरस मैं गांव में कीचड़ में खेत खलिहान में ही रहा हूं, तो इसमें कौन सी नई बात कर रहा हूं? मैं जितनी फिजिकल तकलीफ में 3 साल मैंने रहा है, उसके मुकाबले तो बहुत सुविधा से रह रहा हूं मैं अभी। कम से कम अभी एक जगह पर हैं। उस समय तो हर दिन जगह बदलते थे, नोमैटिक खानाबदोश की जिंदगी जी रहे थे, तो उसके मुकाबले तो बिल्कुल ठीक जगह पर है। चलिए हम अपना माइक एडिटर इन चीफ श्रीकांत प्रतीश को हैंड ओवर करते हैं। एक ही सवाल है कि अगर आप बांकीपुर से चुनाव लड़ेंगे तब लड़ाई बड़ी होगी, ये सच है। क्योंकि पटना के लोग समझदार हैं, जाति मजहब से ऊपर उठ करके वो नया प्रयोग कर सकते हैं, और नया प्रयोग तो आप ही कर रहे हैं। किसी दूसरे को खड़ा करा के आप लड़ाई बड़ी नहीं बना सकते। मैंने आपको पहले कहा कि भाजपा को वहाँ हराने के लिए, सम्राट चौधरी को उनकी जगह बताने के लिए, और ये मोदी जी को, अमित शाह को ये मैसेज देने के लिए कि जिस व्यक्ति को आपने बिहार पर थोपा है मुख्यमंत्री के तौर पर, वो हम लोग को स्वीकार नहीं है। इसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा बांकीपुर में वो किया जाएगा। कुछ नहीं है। प्रशांत किशोर लड़ेंगे कि नहीं? बिल्कुल, अगर लड़ना पड़ेगा तो लड़ा जाएगा। अभी लड़ना पड़ेगा क्यों? आप फैसला क्यों नहीं ले रहे? ये तो फैसला लिया हुआ है। आपकी पार्टी चाहती है कि आप लड़ें? तो पार्टी को मैंने कह दिया है कि अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं लड़ूंगा। मतलब प्रशांत किशोर चुनाव मैदान में उतरेंगे इस बार? भाई उतरे हुए मैदान में, अब मैं ही चेहरा हूं कि नहीं, ये पार्टी तो व्यवस्था के तहत ही निर्णय लेगी। हमने कहा हुआ है कि मैं उपलब्ध हूं लड़ने के लिए। आपके पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता चाहता है कि प्रशांत किशोर जी लड़ाई लड़ें। तो लड़ेंगे, तैयार हैं? बिल्कुल, हम बिल्कुल तैयार हैं, वहां लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। थैंक यू। 10 मिनट का